नमस्कार मित्रों, आज मैं एक ऐसे गंभीर विषय पर आप सबसे बात करने जा रहा हूं जिसे मैं यदि एक सामाजिक बुराई कहूं तो शायद ये शब्द उसकी भयावहता को बयान करने के लिए बहुत छोटा होगा। जी हाँ दोस्तों, आज मैं उन लोगों के बारे में बात कर रहा हूं जिन्हें समाज में दलित कहा जाता है। ये प्रसंग शायद आज के परिप्रेक्ष्य में इतना प्रासंगिक ना हो, क्योंकि सरकार के कुछ प्रयासों और समय के साथ जैसे जैसे आधुनिकता का समावेश होने लगा, हालात थोड़े से सामान्य हो गए। किंतु यदि आज से 2-3 दशक पीछे जाते हैं तो हालात इतने बदतर थे कि शायद उन्हें शब्दों में बयान करना मुश्किल हो जाए। बहुत सारे साहित्यकारों ने उनकी दशा पर कुछ न कुछ लिखा है, किंतु इन सब के बीच श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की एक आत्मकथा जूठन बहुत ज़्यादा प्रासंगिक है। और यदि ऐसा कहें कि सच्चाई के बहुत ज़्यादा करीब है तो सही होगा। मित्रों, किसी समय में कुछ खास इंसानों को इंसानियत का दर्जा ही प्राप्त नहीं था। आज हमें प्रणाम करना चाहिए उन तमाम महापुरुषों को जिन्होंने इंसानों को इंसान समझने के लिए कदम उठाए। तो आइए दोस्तों, प्रस्तुत है श्री ओम प्रकाश वाल्मीकि जी द्वारा रचित एक आत्मकथा जूठन। हमारा घर चंद्रभान तगा के घेर से सटा हुआ था। तगा यानी कि त्यागी, यानी कि बड़ी जातियों के लोग। उसके बाद कुछ परिवार मुसलमान जुलाहों के थे। चंद्रभान तगा के घेर के ठीक सामने एक छोटी सी जोहड़ी थी जिसने चूड़ों की बस्ती और गांव के बीच एक फासला बना दिया था। जोहड़ी का नाम डब्बों वाली था। अब डब्बों वाली नाम कैसे पड़ा यह कहना तो मुश्किल है। हाँ, इतना जरूर है कि इस डब्बों वाली जोहड़ी का एक रूप बड़े गड्ढे के समान था, जिसके एक ओर तगाओं के पक्के मकानों की ऊंची दीवारें थी, जिनसे समकोण बनाती हुई झीवरों के 2-3 परिवारों के कच्चे मकानों की दीवारें थी। उसके बाद फिर तगाओं के कच्चे मकान थे। जोहड़ी के किनारे पर चूड़ों के मकान थे। चूड़ा मतलब दलित समाज में एक ऐसा वर्ग होता था जो समाज में साफ सफाई का कार्य करते थे। तो जोहड़ी के किनारे पर चूड़ों के मकान थे, जिनके पीछे गांव भर की औरतें, जवान लड़कियां, बड़ी बूढ़ी, यहां तक कि नई नवेली दुल्हनें भी इसी डब्बू वाली के किनारे खुले में शौच के लिए आती थी। रात के अंधेरे में ही नहीं, दिन के उजाले में भी पर्दों में रहने वाली ये त्यागी महिलाएं घूंघट ओढ़े, दुशाला ओढ़े इस सार्वजनिक खुले शौचालय में निवृत्त पाती थी। तमाम शर्म लिहाज छोड़कर वे इसी डब्बू वाली के किनारे शौच के लिए बैठ जाती थी। और इसी जगह गांव भर के लड़ाई झगड़े गोलमेज कॉन्फ्रेंस के शक्ल में चर्चित होते थे। चारों तरफ गंदगी भरी होती थी और ऐसी दुर्गंध कि 1 मिनट में सांस घुट जाए। तंग गलियों में घूमते सुअर, नंग धड़ंग बच्चे, कुत्ते, रोजमर्रा के झगड़े, बस यही था वो वातावरण जिसमें बचपन बीता था। इस माहौल में यदि वर्ण व्यवस्था को आदर्श कहने वालों को 2-4 दिन रहना पड़ जाए तो शायद उनकी राय बदल जाएगी। उसी बस्ती में हमारा परिवार रहता था। 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा और 1 ताऊ का परिवार। चाचा और ताऊ अलग रहते थे। घर में सभी कोई न कोई काम करते थे, फिर भी 2 जून की रोटी ठीक ढंग से नहीं चल पाती थी। तगाओं के घरों में साफ सफाई से लेकर खेती बाड़ी, मेहनत मजदूरी सभी काम होते थे। ऊपर से रात बिरात बेगार करनी पड़ती, और बेगार के बदले कोई पैसा या अनाज नहीं मिलता था। और बेगार के लिए ना कहने की हिम्मत भी नहीं थी किसी में। गाली गलौज प्रताड़ना अलग, नाम लेकर पुकारने की तो किसी को आदत ही नहीं थी। उम्र में बड़ा हो तो ओ चूड़े, बराबर या छोटा है, अबे चूड़े, यही तरीका था संबोधन का। अस्पृश्यता का ऐसा माहौल कि कुत्ते बिल्ली गाय भैंस को छूना बुरा नहीं था, लेकिन यदि चूड़े का स्पर्श हो जाए तो पाप लग जाता था। सामाजिक स्तर पर तो इंसानी दर्जा था ही नहीं। वे सिर्फ जरूरत की वस्तु थे। काम पूरा होते ही उपयोग खत्म, इस्तेमाल करो दूर फेंको। हमारे मोहल्ले में एक ईसाई आते थे, नाम था सेवक राम मसीही। चूड़ों के बच्चों को घेर कर बैठे रहते थे, पढ़ना लिखना सिखाते थे। सरकारी स्कूलों में तो कोई घुसने नहीं देता था। सेवक राम मसीही के पास सिर्फ मुझे ही भेजा गया था, क्योंकि भाई तो काम करते थे और बहन को स्कूल भेजने का सवाल ही नहीं था। मास्टर सेवक राम मसीही के खुले
बिना कमरों, बिना टाट चटाई वाले स्कूल में अक्षर ज्ञान शुरू किया गया था। एक दिन सेवकराम मसीही और मेरे पिताजी में कुछ खटपट हो गई, तो पिताजी मुझे लेकर बेसिक प्राइमरी विद्यालय आ गए, जो कक्षा 5 तक था। वहां मास्टर हरफूल सिंह थे। उनके सामने मेरे पिताजी ने गिड़गिड़ा कर कहा, मास्टर जी, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी होगी जो मेरे इस बच्चे को 2 अक्षर सिखा दोगे। मास्टर हरफूल सिंह ने कहा कि कल आना। पिताजी अगले रोज फिर गए और कई दिनों तक स्कूल के चक्कर काटते रहे। आखिर एक रोज स्कूल में दाखिला मिल ही गया। उन दिनों देश को आज़ादी मिले 8 साल हो गए थे। गांधी जी की अछूतोद्वार की प्रतिध्वनि सुनाई पड़ने लगी थी। सरकारी स्कूलों के द्वार अब अछूतों के लिए खुलने तो शुरू हो गए थे, लेकिन जन सामान्य की मानसिकता में कोई विशेष बदलाव नहीं आया था। स्कूल में दूसरों से दूर बैठना पड़ता था, वह भी जमीन पर। अपने बैठने की जगह तक आते आते चटाई छोटी पड़ जाती थी। कभी कभी तो एकदम पीछे दरवाजे के पास बैठना पड़ता था, जहां से बोर्ड पर लिखे अक्षर धुंधले दिखते थे। त्यागियों के बच्चे चूड़ा चूड़ा कह के चिढ़ाते थे और कभी कभी तो बिना कारण पिटाई भी कर देते थे। एक अजीब सी यातनापूर्ण जिंदगी थी, जिसने मुझे अंतर्मुखी, चिड़चिड़ा और तुनक मिजाजी बना दिया था। स्कूल में प्यास लगे तो हैंडपंप के पास खड़े रहकर किसी के आने का इंतजार करना पड़ता था। हैंडपंप छूने पर बवाल जो हो जाता था। लड़के तो पीटते ही थे, मास्टर लोग भी हैंडपंप छूने पर सजा देते थे। तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते थे ताकि मैं स्कूल छोड़कर भाग जाऊं और मैं भी उन्हीं कामों में लग जाऊं जिनके लिए मेरा जन्म हुआ था। उनके अनुसार स्कूल आना मेरी अनाधिकार चेष्टा थी। मेरी ही कक्षा में राम सिंह और सुखन सिंह भी थे। राम सिंह जाति में चमार था और सुखन सिंह झींवर। राम सिंह के पिताजी और माँ दोनों खेतों में मजदूरी करते थे और सुखन सिंह के पिताजी इंटर कॉलेज में चपरासी थे। हम तीनों साथ साथ पढ़े बड़े हुए, बचपन के खट्टे मीठे अनुभव समेटे थे। तीनों पढ़ने में हमेशा आगे रहे, लेकिन जाति का छोटापन कदम कदम पर छलता रहा। बरला गांव में कुछ मुसलमान त्यागी भी थे। त्यागियों को तगा भी कहते थे। मुसलमान तगाओं का व्यवहार भी हिंदुओं जैसा ही था। कभी कोई अच्छा साफ सुथरा कपड़ा पहनकर यदि निकले तो फप्तियां सुननी पड़ती थी। ऐसी फप्तियां जो बुझे तीर की तरह भीतर तक उतर जाती थी। ऐसा हमेशा होता था। साफ सुथरे कपड़े पहनकर कक्षा में जाओ तो साथ के लड़के कहते, अबे चूड़े, नए कपड़े पहनकर आया है। और मैले पुराने कपड़े पहनकर स्कूल जाओ तो कहते, अबे चूड़े के, तू हट, बदबू आ रही है। अजीब हालात थे। दोनों ही स्थितियों में अपमानित होना पड़ता था। उस समय 4ठी कक्षा में थे जब हेडमास्टर बिशंभर सिंह की जगह कलीराम आ गए थे और उनके साथ आए थे एक और मास्टर। और सच मानिए, उनके आते ही जैसे हम तीनों के बहुत बुरे दिन आ गए थे। बात बेबात पर पिटाई हो जाती थी। राम सिंह तो कभी कभी बच भी जाता था, लेकिन सुखन और मेरी पिटाई तो आम बात थी। मैं वैसे भी काफी कमजोर और दुबला पतला था उन दिनों। सुखन के पेट और पसलियों के ठीक ऊपर एक फोड़ा हो गया था, जिससे हर वक्त मावाद बहती रहती थी। कक्षा में वह अपनी कमीज ऊपर की तरह इस तरह मोड़ कर रखता था ताकि फोड़ा खुला रहे। एक तो कमीज पर मावाद लगने का डर था, दूसरे मास्टर की पिटाई के समय फोड़े को बचाया जा सकता था। एक दिन मास्टर ने सुखन को पीटते पीटते इतना पीटा कि एक घूंसा उसके फोड़े पर ही जड़ दिया। सुखन की दर्दनाक चीख निकल पड़ी। फोड़ा फूट गया था। उसे तड़पता देखकर मुझे भी रोना आ गया था। मास्टर हम लोगों को रोता देखकर लगातार गालियां बक रहा था। ऐसी गालियां जिन्हें यदि शब्दबद्ध कर दूं तो हिंदी की अभिजात्यता पर धब्बा लग जाएगा। क्योंकि मेरी एक कहानी बैल की खाल में एक पात्र के मुंह से गाली दिलवा देने पर हिंदी के कई बड़े लेखकों ने नाक बहुत सिकोड़ी थी। संयोग से गाली देने वाला पात्र ब्राह्मण था। ब्राह्मण यानी ब्रह्म का ज्ञाता, और गाली अध्यापकों का आदर्श रूप जो मैंने देखा था वह अभी तक मेरी स्मृति से हटा नहीं है। जब भी कोई आदर्श गुरु की बात करता है तो मुझे वे तमाम शिक्षक याद आ जाते हैं
जो माँ बहन की गालियाँ देते थे, सुंदर लड़कों के गाल सहलाते थे और उन्हें अपने घर बुलाकर उनसे वाहियातपन करते थे। एक रोज हेडमास्टर कालीराम ने मुझे अपने कमरे में बुलाकर पूछा, क्या नाम है तेरा? ओम प्रकाश। मैंने डरते डरते धीमे स्वर में अपना नाम बताया। हेडमास्टर को देखते ही बच्चे सहम जाते थे। पूरे स्कूल में उनकी दहशत जो थी। अच्छा, चूड़े का है? हेडमास्टर का दूसरा सवाल उछला। जी। ठीक है, वह जो सामने शीशम का पेड़ खड़ा है उस पर चढ़ जा और टहनियाँ तोड़ के झाड़ू बना ले। पत्तों वाली झाड़ू बनाना और पूरे स्कूल को ऐसा चमका दे जैसा शीशा। तेरा तो खानदानी काम है ना ये। चल जा, फटाफट लग जा काम पे। हेडमास्टर के आदेश पर मैंने स्कूल के कमरे और बरामदे साफ कर दिए। तभी वे खुद चलकर आए और बोले, इसके बाद ये मैदान भी साफ कर दे। लंबा चौड़ा मैदान मेरे वजूद से कई गुना बड़ा था, जिसे साफ करने में मेरी कमर दर्द करने लगी थी। धूल से चेहरा सिर अट गया था। मुंह के भीतर धूल घुस गई थी। मेरी कक्षा में बाकी बच्चे पढ़ रहे थे और मैं झाड़ू लगा रहा था। हेडमास्टर अपने कमरे में बैठे थे, लेकिन निगाह मुझ पर टिकी थी। पानी पीने तक की इजाजत नहीं थी। मैं पूरा दिन झाड़ू लगाता रहा। तमाम अनुभवों के बीच कभी भी इतना काम नहीं किया था। वैसे भी घर में भाइयों का मैं लाडला था। दूसरे दिन स्कूल पहुंचा तो जाते ही हेडमास्टर ने फिर झाड़ू के काम पर लगा दिया। पूरा दिन झाड़ू देता रहा, लेकिन मन में एक तसल्ली थी कि कल से कक्षा में बैठ जाऊंगा। तीसरे दिन कक्षा में जाकर चुपचाप बैठ गया। थोड़ी देर बाद उनकी दहाड़ सुनाई पड़ी। अबे चूड़े के डैश डैश कहां घुस गया? डैश डैश अपनी मां। उनकी दहाड़ सुनकर मैं थर थर कांपने लगा था। एक त्यागी के लड़के ने चिल्लाकर कहा, ओ मास्टर साहब, वो बैठा है कोने में। हेडमास्टर ने लपक कर मेरी गर्दन दबोच ली थी। उनकी उंगलियों का दबाव मेरी गर्दन पर बढ़ रहा था, जैसे कोई भेड़िया बकरी के बच्चे को दबोच कर उठा लेता है। कक्षा से बाहर खींचकर उसने मुझे बरामदे में ला पटका और चीख कर बोले, जा लगा पूरे मैदान में झाड़ू, नहीं तो डैश डैश में मिर्ची डाल के स्कूल से बाहर निकाल दूंगा। भयभीत होकर मैंने 3 दिन पुरानी वही शीशम की झाड़ू उठा ली। मेरी तरह ही उसके पत्ते सूखकर झरने लगे थे। सिर्फ बची थी तो पतली पतली टहनियां। मेरी आंखों से आंसू बहने लगे थे और रोते रोते मैदान में झाड़ू लगाने लगा। स्कूल के कमरे की खिड़की दरवाजों से मास्टरों और लड़कों की आंखें छिपकर तमाशा देख रही थी। मेरा रोम रोम यातना की गहरी खाई में लगातार गिर रहा था। मेरे पिताजी अचानक स्कूल के पास से गुजरे और मुझे स्कूल के मैदान में झाड़ू लगाता देखकर ठिठक गए और बाहर से ही आवाज देकर बोले, मुंशी जी ये क्या कर रहा है? वे प्यार से मुझे मुंशी जी कहा करते थे। उन्हें देखकर मैं फपक पड़ा। वे स्कूल के मैदान में मेरे पास आ गए और मुझे रोता देखकर बोले, मुंशी जी रोते क्यों हो? ठीक से बोल, क्या हुआ है? मेरी हिचकियां बच गई थी। हिचक हिचक कर पूरी बात पिताजी को बता दी कि 3 दिन से रोज झाड़ू लगवा रहे हैं, कक्षा में पढ़ने भी नहीं देते। पिताजी ने मेरे हाथ से झाड़ू छीनकर दूर फेंक दी। उनकी आंखों में आग की गर्मी उतर आई थी। हमेशा दूसरों के सामने तीर कमान बने रहने वाले पिताजी की लंबी लंबी घनी मूछें गुस्से में फड़फड़ाने लगी थी। चीखने लगे, कौन सा मास्टर है वो द्रोणाचार्य की औलाद जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे है? पिताजी की आवाज़ पूरे स्कूल में गूंज गई थी, जिसे सुनकर हेडमास्टर के साथ सभी मास्टर बाहर आ गए। कालीराम हेडमास्टर ने गाली देकर मेरे पिताजी को धमकाया, लेकिन पिताजी पर धमकी का कोई असर नहीं हुआ। उस रोज जिस साहस और हौसले से पिताजी ने हेडमास्टर का सामना किया, उसे मैं कभी भूल नहीं पाया। कई तरह की कमजोरियां थी पिताजी में, लेकिन मेरे भविष्य को जो मोड़ उस रोज उन्होंने दिया, उसका प्रभाव मेरी शख्सियत पर पड़ा। हेडमास्टर ने तेज आवाज में कहा था कि ले जाइए इसे यहां से, चूड़ा होके पढ़ने आया है, चला जाए यहां से, नहीं तो हाथ पैर तोड़वा दूंगा। पिताजी ने मेरा हाथ पकड़ा और लेकर घर की तरफ चल दिए और जाते जाते हेडमास्टर को सुनाकर बोले, मास्टर हो इसलिए जा रहा हूं, पर इतना याद रखिए मास्टर, ये चूड़े का बच्चा यहीं पढ़ेगा, इसी मदरसे में, और यही नहीं, इसके बाद और भी लोग आएंगे पढ़ने को।
पिताजी को विश्वास था कि गांव के त्यागी मास्टर कलीराम की इस हरकत पर उसे शर्मिंदा करेंगे, लेकिन हुआ ठीक उल्टा। जिसका दरवाजा खटखटाया तो उत्तर ये मिला, अरे क्या करोगे स्कूल भेज के, कौवा भी कभी हंस बन सके है। तुम अनपढ़ गंवार लोग क्या जानो, विद्या ऐसे हासिल नहीं होती। अरे चूड़े के बच्चे को झाड़ू लगाने को कह दिया तो कौन सा जुल्म हो गया, और झाड़ू ही तो लगवाई है, द्रोणाचार्य की तरह गुरुदक्षिणा में अंगूठा तो नहीं मांग लिया। यह सुनकर पिताजी थक हार निराश होकर लौट आए। बिना खाए पिए रात भर बैठे रहे। पता नहीं किस गहन पीड़ा को भोग रहे थे पिताजी। सुबह होते ही उन्होंने मुझे साथ लिया और प्रधान सगवा सिंह त्यागी की बैठक में पहुंच गए। पिताजी को देखते ही प्रधान बोले, अबे छोटन क्या बात है, तड़के ही तड़के आ लिया। चौधरी साहब, तुम तो कहते थे कि सरकार ने चूड़े चमारों के बच्चों के लिए मदरसों के दरवाजे खोल दिए हैं, और यहां वो हेड मास्टर मेरे इस बच्चे को पढ़ाने के बजाय क्लास से बाहर लाके पूरा दिन झाड़ू लगवाता है। जब ये दिन भर मदरसे में झाड़ू ही लगाएगा तो तुम ही बताओ पढ़ेगा कब। पिताजी प्रधान के सामने गिड़गिड़ा रहे थे। उनकी आंखों में आंसू थे। मैं पास खड़ा पिताजी को देख रहा था। प्रधान ने मुझे अपने पास बुलाकर पूछा, कौन सी क्लास में पढ़े है? जी चौथी में। मारे महेंद्र की क्लास में ही हो? जी। प्रधान जी ने पिताजी से कहा कि फिक्र ना कर, कल से मदरसे में भेज देना इसे। अगले रोज डरते डरते मैं स्कूल पहुंचा। डरा डरा कक्षा में बैठा रहा। हर क्षण लगता था कि अब आया हेड मास्टर, अब आया। जरा सी आहट पर दिल घबराने लगता था। उसके बाद स्थिति सामान्य हो गई थी, लेकिन कलीराम हेडमास्टर को देखते ही मेरी रूह कांप जाती थी। लगता जैसे सामने से कोई मास्टर नहीं, जंगली सुअर थूथनी उठाए चिंचियाता चला आ रहा है।